नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। अजय बाचलू बताएंगे फ्लैग मीटिंग में बीएसएफ की मिठाई पाकिस्तान ने ठुकराई। अलगाववादियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पाकिस्तान ने बनाया दोस्ती का तमाशा। राजन सिंह बताएंगे एनडीए की सरकार में गृह मंत्री राजनाथ होंगे नंबर 2। प्रधानमंत्री के जापान दौरे के दौरान सरकार के मुखिया होंगे। उमेश कुमावत बताएंगे गणपति को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट के लिए निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने माफी मांगी। कहा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। और जितेंद्र दीक्षित बताएंगे आज घर आए गणपति, देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। आगे सबसे बड़ी खबर देखने से पहले एक जरूरी बात, अब से आप हमारे रिपोर्टर्स के साथ सीधे भी जुड़ सकते हैं। हर खबर के साथ हम रिपोर्टर्स का ट्विटर हैंडल दिखाएंगे जिसके जरिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अब देखिए सबसे बड़ी खबर। 45 दिन का सीज फायर उल्लंघन और उसके बाद अब तक की सबसे लंबी फ्लैग मीटिंग। हम इस समय खड़े हैं जम्मू के आरएसपुरा के अफ्राई पोस्ट में और यहाँ करीब 3.5 घंटे की मैराथन बैठक चली है पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर मतीन अहमद आए थे, जबकि भारत का दल डीआईजी बीएस कसाना की तरफ से यहाँ करीब 3.5 घंटे मीटिंग चली है। मीटिंग का एजेंडा भारत की तरफ से साफ था कि लगातार 45 दिन से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग हुई है वो फायरिंग इस फ्लैग मीटिंग में वो मुद्दा छाया रहा। भारत ने एक डेट्स दी है पाकिस्तान को कि किस दिन और किस समय पर इन 45 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से फायर हुआ है और उस फायर में कितना नुकसान हुआ है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान भी एक डिटेल रिपोर्ट लाया था कि भारत की तरफ से कब जो है फायरिंग की गई है पाकिस्तानी पोस्ट पे। एक बड़ी खबर ये भी है कि भारत बीएसएफ जो है वो मिठाई लेकर गया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। और सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगली बार जब मीटिंग होगी, अगली बार जब फ्लैग मीटिंग होगी तब वो ये मिठाई लेंगे। एक बड़ी खबर जो यहाँ से उभर कर आ रही है वो ये कि दोनों पक्ष, बीएसएफ और रेंजर, दोनों पक्ष सीज फायर को कायम रखने के लिए, सीज फायर न तोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। और अब यही अपेक्षा की जा रही है कि जम्मू में अब जो बॉर्डर 45 दिन से लगातार जहां पर फायरिंग चल रही थी अब वो शांत हो जाएंगे। दूसरी तरफ जापान जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर कड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बातचीत को तमाशा बनाकर अलगाववादियों से बात करने से निराशा हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। 7 वर्षों के अंदर तीसरी बार जापान आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। पहले 2 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आए, तो इस बार उनकी यात्रा होने जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। और इस यात्रा से न सिर्फ भारत बल्कि जापान को भी काफी उम्मीदें हैं। जाहिर है मोदी की इस यात्रा से पहले ही जो उम्मीदें हैं कि कई सारे पहलुओं पर काफी आगे बात हो सकती है। मसलन यह बुलेट ट्रेन जो कि जापान की पहचान है, क्या अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन शुरू हो पाएगी, तो कितनी जल्दी और क्या इसमें जापान का सहयोग मिलेगा। जाहिर है मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी हिसाब से इस बार के बजट में उसके लिए प्रस्ताव भी किया गया है। यही नहीं, स्मार्ट सिटी जिसकी अवधारणा मोदी ने पेश की है, इसके अलावा भारत में जापान की तरफ से एफडीआई में किस तरीके से ज्यादा बढ़ोतरी हो, न्यूक्लियर मसले पर क्या बातचीत और आगे बढ़ सकती है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर निगाहें होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि मोदी जिन्होंने कि खुद जापान को अपने एजेंडे में काफी ऊपर रखा है, जब पहुंचने जा रहे हैं जापान कल दोपहर में, वह भारत और जापान के संबंधों में एक और ऊंचाई आएगी। दोनों ही पक्ष ऐसा ही मान रहे हैं और इसी तरह की उम्मीद दोनों देशों के लोगों के बीच भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सरकार में नंबर 2 कौन है, ये सवाल काफी दिनों से उठ रहा था, लेकिन आज इस सवाल का जवाब मिल गया है। सरकार में नंबर 2 गृह मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं। इस बात का नोट सभी मंत्रालयों को कैबिनेट सेक्रेटरी की ओर से भेजा गया है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर होने पर राजनाथ सिंह ही सारे फैसले लेंगे और अगर कैबिनेट की बैठक हुई तो अध्यक्षता भी राजनाथ सिंह ही करेंगे। मोदी के पिछले विदेश दौरे के वक्त भी ये सवाल उठे थे कि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में उनका कार्यभार किसके पास होगा, लेकिन तब कोई बात खुलकर सामने नहीं आ पाई थी। कैबिनेट सेक्रेटरी के सर्कुलर ने राजनाथ सिंह के नंबर 2 की भूमिका पर अपनी मुहर लगा दी है।
देश के सभी लोगों को हिंदू कहने वाले बयान का समर्थन करने वाली नजमा हेपतुल्ला के बयान पर विवाद हो गया है। नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि उन्होंने हिंदू नहीं बल्कि हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया था। हिंदी वर्ड मैंने यूज़ किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेशनलिटी के ताल्लुक से बात हो रही थी, रिलीजन के ताल्लुक से बात हो ही नहीं रही थी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक नजमा हेपतुल्ला ने कहा था कि राष्ट्रीय पहचान के तौर पर अगर भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को हिंदू कहा जाए तो उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। नजमा हेपतुल्ला की सफाई के बावजूद अखबार में छपे उनके बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला कह रहे हैं कि उन्होंने देश के सभी नागरिकों को हिंदू नहीं बल्कि हिंदी कहे जाने की वकालत की थी, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के कुछ मंत्री देश के सभी नागरिकों को हिंदू कहे जाने का समर्थन कर रहे हैं। हिंदू न तो संप्रदाय है न जाति है, हिंदू एक राष्ट्रीयत्व है और इस राष्ट्रीयत्व के कारण अगर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक इस देश के राष्ट्रीय हैं और उसको विदेशों में हिंदू के नाम से संबोधित किया जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये विवाद नहीं है। नजमा जी उस सत्य को उद्गार कर रही हैं जिस सत्य को नेहरूवादियों ने भारत के इतिहास के डस्टबिन में डाल रखा था। वो मौलाना आज़ाद की वंशज है और उन्होंने मौलाना आज़ाद को उद्धृत किया है। मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान आंदोलन से पहले भारत के मुसलमानों को हिंदू कहलाने में आपत्ति नहीं थी और आज़ादी के बाद के मुसलमानों को यदि आपत्ति है तो मुझे लगता है ये घोर आश्चर्य का विषय है। भारत के संविधान में जो जिक्र है वो भारत का है और उस हिसाब से हर भारत का नागरिक भारतीय है, हिंदू नहीं। दिल्ली में सरकार के गठन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है और सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशों में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के पास जाने को छोड़ के तमाम दूसरे विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रही है। तमाम पिछले दरवाजे के रास्तों को ढूंढा जा रहा है और जोड़ तोड़ के जिस राजनीति को रोकने के लिए दल बदल का कानून बना था उसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के इस्तीफा देने के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन विधानसभा भंग नहीं की गई है। दिल्ली में कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की हालत में नहीं है, फिर भी नए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। यही वजह है कि राज्य में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। आपके आरोपों को बीजेपी ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि आपको जनता ने नकार दिया है, इसीलिए वो आरोपों की राजनीति कर रही है। लोकसभा के चुनाव के समय ये स्पष्ट हो गया कि 400 से अधिक सीटों में उन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई। पंजाब के अभी बाईपोल्स में दोनों सीटों पे जमानत जब्त हुई। हरियाणा के चुनाव से भाग रहे हैं। दिल्ली में आरोप की राजनीति और अराजकता की राजनीति से बाजी नहीं आ रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? उनकी पार्टी से लोग चले जा रहे हैं, अंदर प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी संवैधानिक प्रक्रिया पे भी, संवैधानिक संस्थाओं पे भी आरोप लगाती जा रही है। आम आदमी पार्टी को यदि जनता की सेवा करना है तो ये आरोप की राजनीति अब छोड़ दे और कुछ ठोस काम पे लग जाए। टिकट बंटवारे को लेकर के यूपी बीजेपी में मच गया है बवाल। टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते और कुर्सियां फेंकते ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सहारनपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव ने अपने पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर लगाया है नेताओं के लिए सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। एबीपी न्यूज से बात करते हुए तारा शाहदेव ने खुलासा किया है कि रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन फोन पर किसी को सरकार कहकर बात करता था। 307 में आप एक मंत्री को बोलते हो फोन करके कि जी सरकार हो गया, आप अपनी लाल बत्ती छोड़ के गार्ड छोड़ के आइएगा, 1 बजे आपका इंतजाम हो गया। हालांकि तारा शाहदेव के इस आरोप पर रंजीत कोहली के पक्ष का इंतजार है, लेकिन पुलिस को अब तक की गई जांच में सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग नहीं मिला है। कथित धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी रंजीत कोहली को 3 दिन की पुलिस हिरासत। पत्नी तारा शाहदेव को पुलिस ने हर मदद का वादा दिया।
रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को रांची कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रंजीत को दिल्ली और रांची पुलिस ने मिलकर दिल्ली से पकड़ा था और फिर रांची ले गए थे। दूसरी तरफ रांची में पीड़ित तारा शाहदेव से मिलने उनके घर एसएसपी प्रभात कुमार पहुंचे। उन्होंने करीब 15 मिनट की मुलाकात में केस में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तारा शाहदेव और रंजीत कोहली की शादी इस साल 7 जुलाई को हुई थी। तारा शाहदेव और रंजीत कोहली के केस में आया है एक और नया मोड़। तारा का निकाह करवाने वाले काजी जान मोहम्मद सामने आए। काजी जान मोहम्मद ने कहा कि उन्हें रमजान के महीने में निकाह करवाने के लिए बुलाया गया था। अगली खबर में देखिए, खुद मृत घोषित करने वाले चंद्रमोहन का साला सामने आया, खुद को बेकसूर बताया। ग्रेटर नोएडा में खुद को मृत घोषित करने के बाद बेंगलोर से जिंदा गिरफ्तार चंद्रमोहन के साले ने अपने आप को बेकसूर बताया है। पुलिस ने गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज किया। गिरफ्तार होने के बाद चंद्रमोहन ने आरोप लगाया था कि उसकी कार में एक जला हुआ शव दिखाने की साजिश उसके साले विदश की थी। विदश ने कहा है कि पोल खुलने के बाद चंद्रमोहन ने उसे फंसाने की साजिश रची। पुलिस ने विदश को गिरफ्तार भी नहीं किया है। दूसरी तरफ चंद्रमोहन की गर्लफ्रेंड को भी पुलिस नोएडा ले आई थी। आज पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है। कल पुलिस ने खुलासा किया था कि चंद्रमोहन ने मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स की हत्या की और फिर उसे अपनी कार में रखकर आग लगा के हवाले कर दिया ताकि दुनिया उसे मरा समझे और वो अपनी जिंदगी ऐश से गुजार सके, लेकिन ऐसा हो न सका। चंद्रमोहन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी था, लिहाजा उसकी फर्जी मौत की खबर सुर्खियों में भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रेलवे के विकास के लिए रेलवे 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वाराणसी का यही वो स्टेशन है जिसकी साफ सफाई के लिए स्कूली छात्रों को आगे आना पड़ा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ये स्टेशन चमचमाता नजर आएगा। 190 करोड़ रुपए वाराणसी के स्टेशन के विकास में खर्च किए जाएंगे, जिसमें स्वचालित सीढ़ियां और VIP रेस्ट रूम बनाना भी शामिल है। 25 करोड़ रुपए अगले 1 साल में जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीतकर ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा 6 दिन का असर। 2.5 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची विकास दर। ताजा विकास दर मोदी सरकार के लिए खुशियां लेकर आई है। जो पिछले 2.5 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ है। इस साल अप्रैल से जून के बीच GDP विकास दर 5.7% रही। पिछले साल इसी तिमाही में यह दर 4.7% थी। इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.8% की, मैन्युफैक्चरिंग में 3.5% की और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 4.8% की बढ़ोतरी हुई है। साल का आगाज अच्छा है तो हो सकता है साल का अंत भी अच्छा हो। सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए लगातार कदम भी उठा रही है। पहले दिन ही जो कैंपों की संख्या है वो 70,000 से ज़्यादा रही। बैंकों ने इतनी तत्परता दिखाई और इसके चलते देश भर में कुल 1,84,68,000 बैंक खाते खुले हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 26 जनवरी 2015 तक जो है 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो है विशेष कैंप लगाएंगे। जिन लोगों के अभी बैंक अकाउंट हैं, अगर वो लोग भी जनधन योजना के तहत नया खाता खुलवाते हैं तो उनको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 रुपए का जो है अतिरिक्त लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। लेकिन ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो 26 जनवरी 2015 तक बैंक खाते खुलवाते हैं। सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफ़ी को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों पर पैनी नज़र रखने की तैयारी कर रही है। ABP न्यूज़ को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार हर मंत्रालय में एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाएगी, जिसके तहत हर कर्मचारी को एक एक्सेस कार्ड दिया जाएगा। इस एक्सेस कार्ड के ज़रिए ही कर्मचारी अपने जो विभाग हैं उसमें एक जो गेट है उसको वो तभी खुल पाएगा, और जितनी बार सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तर से बाहर जाएंगे और आएंगे उनको हर बार उस एक्सेस कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो अंदर और बाहर जा सकते हैं। इससे सरकार को एक कर्मचारी कितनी बार दफ्तर के बाहर और अंदर आ रहा है इसकी पूरी जानकारी रहेगी। अगले 1 साल के भीतर जितने भी एक्सेस कार्ड कर्मचारियों को दिए जाएंगे उन्हें MTNL के जितने मोबाइल टावर्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाएगा, उससे जोड़ा जाएगा, ताकि ये भी पता चल पाए सरकार को, इस पर नज़र रखी जा सके कि कौन कर्मचारी किस वक्त कहां पर फिजिकली मौजूद है। 15 प्रशिक्षित आतंकवादी देश में घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी हमले। राजस्थान ATS की एक चिट्ठी में इस बात का अंदेशा जताया गया है।
राजस्थान एटीएस के एसपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक पुलिस को भेजी अपनी चिट्ठी में स्पष्ट किया है कि देश में 15 आतंकवादियों के घुसपैठ करने की संभावना है। साथ ही आतंकवादी विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी हमले भी कर सकते हैं। एटीएस की इस चिट्ठी में लिखा गया है कि ये प्रशिक्षित आतंकवादी हैं और इन्हें आत्मघाती जैकेट और वाहन आधारित एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में महारत हासिल है। राजस्थान एटीएस की चिट्ठी में ये तो स्पष्ट नहीं है कि आतंकवादी किस रास्ते से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन इस चिट्ठी को राजस्थान एटीएस की तरफ से जारी किए जाने से लगता है कि ये आतंकवादी राजस्थान के रास्ते देश में घुसने की फिराक में है। सीबीआई ने कोयला घोटाले से जुड़े उस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है जिसमें उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। कोयला घोटाले से जुड़े जिस केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है वो ओडिशा की तालाबिरा 2 कोयला खदान से जुड़ा है। इस केस की एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कोयला सचिव पीसी परख ने कुमार मंगलम बिरला की कंपनी हिंडाल्को को गलत ढंग से कोयला खदान का आवंटन किया था। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि उन्हें अपनी जांच में इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर 1 सितंबर को विचार करेगी। गणपति को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट के लिए निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने माफी मांगी। कहा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। मशहूर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने गणपति पर कई विवादास्पद ट्वीट किए। एक ट्वीट में राम गोपाल ने कहा, भगवान गणेश ने ऐसा क्या किया जो उनके भाई कुमार ने नहीं किया, जिससे सिर्फ गणेश भगवान बने? क्या ऐसा इसलिए है कि कुमार ने गणेश की तरह अपना सिर नहीं कटवाया? मेरा सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपना सिर कटने से नहीं बचा सका वो कैसे दूसरे के सिर कटने से बचा सकता है? लेकिन खैर, मूर्खों को हैप्पी गणपति। रामू के इस बयान की जब चौतरफा आलोचना हुई तो उन्होंने माफी मांग ली। गणेश से जुड़े मेरे ट्वीट मैंने आमतौर पर लिखे थे। मेरा किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन अगर मेरे ट्वीट से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। कई अन्य मुद्दों पर राम गोपाल वर्मा के ट्वीट पर पहले भी विवाद हो चुके हैं। भले ही राम गोपाल वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन उनके विवादास्पद बयान को लेकर सिनेमा जगत से लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जमकर आलोचना की। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश का मजाक बनाने वाले राम गोपाल वर्मा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गणेश चतुर्थी के पावन उत्सव के अवसर पर जहां पूरा देश उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है, वहां एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करना यह हिंदू समाज को अपमानित करने वाला है। और मैं महाराष्ट्र सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं कि तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर करके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाए। अन्यथा देश में अगर कोई माहौल बिगड़ता है इसके कारण तो उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। आखिर क्या ये फैशन बन गया है कि किसी भी बात पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए? हिंदू समाज इस बात को स्वीकार करने वाला नहीं है और देश की हिंदू नौजवानी उनको जिस भाषा को वो समझते हैं उस भाषा में जवाब देगी। जिस दिन करोड़ों लोग खुशी और उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, इस प्रकार का ट्वीट करना जो मुझे अभी जानकारी मिली है और बयान देना गणेश जी के ऊपर में और लोगों को पागल कह देना कि वो ऐसे पूजा में लगे हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण और लोगों के कहीं ना कहीं उनके धार्मिक उस पर ठेस पहुंचा है। मुझे लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ नेता और धार्मिक संगठन ही नहीं बल्कि फिल्म से जुड़े लोगों ने भी राम गोपाल वर्मा के बयान की निंदा की है। राम गोपाल वर्मा के माफी मांगने के बाद हो सकता है कि अब ये विवाद शांत हो जाए। आज से देश भर में गणेश महोत्सव शुरू। महाराष्ट्र में गणेश पूजा को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह है और मुंबई में गणपति पंडालों में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। यह है लालबाग के राजा। लालबाग गणपति मंडल के पंडाल में इस बार भी भगवान गणेश की भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। लालबाग के राजा की स्थापना पिछले 86 साल से की जा रही है। लालबाग के राजा की एक झलक पाने के लिए आम भक्तों के अलावा नेताओं, उद्योगपति और फिल्मी हस्तियों की भी भीड़ लगी रहती है। लालबाग के राजा के अलावा मुंबई में सैकड़ों गणपति मंडलों के पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें अगले 10 दिनों तक गणपति पूजा की रौनक बनी रहेगी। गणपति की धूम सितारों के घर भी रही। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति की दुनिया में भी आज गणपति पूजन किया गया। गणपति के जयकारों के बीच मुंबई की गणेश गली पहुंची रानी मुखर्जी। कहा, गणेश जी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आई हूं।
महाराष्ट्र में पली बड़ी तो एक गणपति जी के साथ एक बहुत अलग एक कनेक्शन है और बहुत जल्द ये भी प्रार्थना करती हूँ कि गणपति जी की तरह एक छोटा मेरा भी आए। अभिनेता नाना पाटेकर ने हर साल की तरह इस साल भी गणपति पूजा की। अभिनेता जितेंद्र ने भी गणपति पूजा का आनंद लिया। फिल्मी सितारे ही नहीं, राजनीति की दुनिया के लोगों ने भी गणपति पूजा की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर के घर में गणेश की पूजा की गई। इसके अलावा मुंबई में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी पूरे परिवार के साथ घर पर गणपति की पूजा की। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर भी धूमधाम से मनाई गई गणेश चतुर्थी। सितारे ही नहीं, आज पूरे देश भर के लोगों ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी की पूजा की। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है पीवी सिंधु। इसी के साथ सिंधु ने भारत के लिए एक कांस्य पदक पक्का कर लिया। सिंधु ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की शियान वांग को 3 सेट 19-21, 21-19, 21-15 से हराया। सिंधु इससे पहले पिछले साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीत चुकी है। भारत की चोटी की खिलाड़ी साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ट्रेंट ब्रिज में कल तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया जरूर चाहेगी कि इस मैच में जीत हासिल करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ले। दूसरे वनडे में मिली धमाकेदार जीत से उत्साहित भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ कल तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच ट्रेंट ब्रिज में खेलेगी। ब्रिस्टल में पहला वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भारत ने कार्डिफ में दूसरे वनडे में 133 रन से जीत दर्ज कर 1-0 से बढ़त बना ली थी। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि भारत के ओपनर रोहित शर्मा चोटिल लोग हैं, उनकी उंगली में फ्रैक्चर है। उनकी जगह मुरली विजय खेलेंगे। दूसरे वनडे में 35वें ओवर में फील्डिंग करते समय रोहित शर्मा की उंगली में चोट लग गई थी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा, 100 दिन पर जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे।